अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। आज का टॉपिक है हेज़ हेव और हेड से मुतालिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हम हेज़ हेव और हेड कहां पर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कुछ वर्ब के बारे में इस्तेमाल के बारे में पढ़ा है, अब हम हेज़ हेव और हेड जो कि वर्ब है के मुतालिक पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या लिखते हैं आप के सामने द वर्ब। मैं लिखता हूँ कि द वर्ब हैज़ हैव हैड शो पोजीशन और ownership or relationship। मैंने यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि अफ़आल जो हमारे यहाँ होते हैं, मतलब जो वर्ब होते हैं हेज़ हेव और हेड, कब्ज़ा, मलकियत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। ठीक हैं। बाज़ औक़ात ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ ये किस तरह इस्तेमाल, ये मैं इस तरह की मिसाल ले सकता हूँ कि ही हैज़ आ बुक। यहाँ पर हैज़ बतौर प्रिंसिपल वर्ब सामने आया है, तो यहाँ पर हम हैज़ को बतौर प्रिंसिपल वर्ब भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात असल फ़ेल के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बाज़ औक़ात असल फ़ेल के साथ बतौर माविन फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब का काम भी देते हैं। मसलन इसका मैं मिसाल दूंगा कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपने घर का काम ख़त्म किया है। तो यहाँ पर हैव जो इस्तेमाल हो चुका है, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो चुका है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि आई फिनिश्ड माई होमवर्क, लेकिन यहाँ पर हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो चुका है कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, अब हम आते हैं इसके रूल्स की तरफ के हैज़ हैव और हेड के लिए इंग्लिश ग्रामर में रूल्स क्या हो सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो हम यहाँ पर आपके सामने टॉपिक लिखेंगे कि रूल्स फॉर हैज़ हैव एंड हेड। हैज़ हैव और हेड के लिए रूल्स या उसूल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहला रूल्स लिखूँगा कि हैज़ इज़ यूज्ड विद अ सिंगल सब्जेक्ट। ये बात याद रखनी चाहिए कि हैज़ सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है। तो मैं यहाँ इसको रूल्स में इंक्लूड करूँगा कि हैज़ इज़ यूज्ड विद अ सिंगल सब्जेक्ट। मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, अगर कुछ लिखने के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो माज़रत हाँ हूँ। हैज़ इज़ यूज्ड विद अ सिंगल सब्जेक्ट, वाइल हम लिख सकते हैं एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस वाज़िह हो गई। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कहा कि हैज़ और हैव सिंगल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ सिंगल सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आगे जाते हैं। हाँ, और रूल्स नंबर फर्स्ट के साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि आई के साथ हमेशा, जो कि सिंगल सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम हैज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं हम रूल्स नंबर 2 की तरफ, रूल सेकंड की तरफ। अगर हम नेगेटिव फ़िक्रों को तस्वर करें या नेगेटिव सेंटेंसेस ले लें इंग्लिश में, तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस
in negative sentences, no or not is placed after his. No or not is placed. No or not is placed after his. After his. After his, have or had. मतलब ये है कि हम इंग्लिश में हैज़, हैव और हैड जब हम नेगेटिव पिकरे बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम हैज़, हैव और हैड के बाद नो और नॉट का इजाफा करते हैं या लगाते हैं या पुट करते हैं। और इसके साथ ही बात याद रखनी चाहिए कि नो के बाद हम कहीं पर भी इनी का लफ्ज़ लगाना नहीं चाहिए। जब हम नेगेटिव पिक्र यूज़ करते हैं तो नो के बाद इनी का लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आई हैव नॉट एनी थिंग, हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव नो एनी। नो एनी फिर गलत होगा इंग्लिश ग्रामर या रूल्स के लिहाज से। अब हम आते हैं रूल्स नंबर 3 की तरफ, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैव, हैज़ एंड हैड। यहाँ पर चूँकि मेरा टॉपिक आज का हैव, हैज़ और हैड के इस्तेमाल के बारे में है, तो ये मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड कहाँ पर फुट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिखा कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैव, हैज़ एंड हैड इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट से पहले आता है। या यह हम ये भी कह सकते हैं कि हैव, हैज़ और हैड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल शुरू में हम लगा सकते हैं या लगाते हैं। अब हम आते हैं रोज़मर्रा से कुछ मिसालें लेंगे जिसमें हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जा चुका हो। तो हम जाते हैं, मैं मिसालें दूंगा, फिर मैं उन मिसालों को कैटेगराइज़ करूंगा कि आया ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव, या ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो मैं अगर ये मिसाल ले लूँ उर्दू में कि मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक कैमरा है, तो इसकी अंग्रेज़ी कुछ यूँ होगी कि आई हैव अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था पहला कि आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आल्दो ये एक सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ इसका इस्तेमाल हम नहीं करते इंग्लिश ग्रामर में। तो इस मिसाल में ये बात भी क्लियर हो गई कि आई हैव अ कैमरा। इसके बाद मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ। मुराद के पास एक बड़ी गेंद है, बड़ी गेंद है। तो इसकी अंग्रेज़ी कुछ यूँ होगी कि मुराद हैज़ अ बिग बॉल, मुराद हैज़ अ बिग बॉल। यहाँ पर मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको रूल्स नंबर 1 में बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मैं एक सवाल या जुमले की मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। मैं लिखता हूँ, क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं? क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत में आता है ये जुमला, क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं। हाँ, तो इसकी अंग्रेजी कुछ यूँ होगी कि हैव द चिल्ड्रन नो टॉयज, हैव द चिल्ड्रन नो टॉयज, क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं। इस तरह और मिसालें आप ले सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जा चुका हो। यहाँ पर मैं एक
اور بات کلیئر کر دوں کہ میں ہیڈ کا تھوڑا مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہیڈ بھی ایک ورب ہے جو عموماً پاسٹ ٹینس میں یا پاسٹ ٹینس کی جو سینٹنس ہے ان میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو میں اردو میں یہاں پر ایک مثال پہ اس کے انگریزی میں، کیا تمہارے پاس نئی کتابیں تھیں؟ کیا تمہارے پاس نئی کتابیں تھیں؟ یعنی یہاں پر ذکر کیا جا چکا ہے گزرے ہوئے زمانے کا۔ تو اس کے لیے ہم سبجیکٹ سے پہلے، یا جیسا کہ میں نے آپ کو رولز نمبر 3 میں یہاں پر سکھایا کہ ان انٹروگیٹیو سینٹینسز ہیو، ہیز اینڈ ہیڈ از آلویز یوز بیفور دا سبجیکٹ۔ تو یہاں پر میں استعمال کروں گا، یہاں پر میں ہیو کا ہیو، یو ہیو، یا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں ہیو پہلے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر جو ٹینس ہے یہاں پر یہ پاسٹ ٹینس کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کام یا بات پچھلے زمانے میں واقعہ ہو چکی ہے، تو یہاں پر تھی کا استعمال۔ تو یہاں پر میں جملے کے شروع میں ہیڈ لگاؤں گا، کہ میں یہاں پر لکھوں گا ہیڈ یو نیو بکس، کیا تمہارے پاس کتابیں تھیں؟ بعض اوقات یہ لوگ یا جو انگلش کی گرامر سے ناواقف ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ یو ہیو نیو بکس۔ اگر ایک دفعہ آپ ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو انگلش گرامر کے لحاظ سے پھر آپ اور اس طرح کی ورب کا استعمال جملے میں دوبارہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کے بعد آپ ہیو کا استعمال ہرگز نہ کریں، جملہ پھر غلط ہوگا۔ جب آپ ہیز، ہیو اور ہیڈ ایک ہی زمرے میں، ایک ہی کام کے لیے، ایک ہی چیز کے لیے انگلش گرامر میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کی دوبارہ لگانے کی کوشش یا غلطی نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی انگلش گرامر کی روح سے یہ جملہ پھر غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے چونکہ بات گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ہیڈ لگایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیا تمہارے پاس کتابیں ہے، تو پھر میں ہیو لگا سکتا ہوں، ہیو یو نیو بکس، چونکہ بات پاسٹ ٹینس کے متعلق، اس لیے میں نے یہاں پر ہیڈ کا استعمال کیا ہے۔ ہوپفلی آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس لیکچر سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں روز نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو دیکھتے رہیے پروفیسر اکیڈمی۔ اللہ حافظ۔